जब आज भवरी भौजाई ने फोन पे बता कि इतने बड़े घर का रिश्ता आपके छोरे के लिए है, तो इसमें छोरी की क्या पूछना और क्या चिंता करना माजी साहब। छोरी तो अच्छी ही होगी। और फिर रही बात दूसरे ब्याह की, तो किसी न किसी को तो उसका हाथ थामना ही पड़ेगा। तो हमारा छोरा ही क्यों नहीं? अरे इसमें बुराई ही क्या है? जो आनंदी के साथ हुआ कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। ना ना, ईश्वर ना करे किसी के भी साथ वो हो जो हमारी आनंदी के साथ हो। पर धन्य बेचारा आपके, आप जैसे बड़े लोग हों संसार में तो जाने कितनी छोरियों की जिंदगी बदल जावे। बात तो एकदम खरी कही माजी साहब। पर एक बात तो बताइए, इतनी सुंदर छोरी को छोड़ क्यों दिया उसके बींद ने? बात तलाक तक पहुंच गई। कोई खोट तो ना है छोरी में? अरे खोट क्या होगी, अच्छी भली तो है। झूठी प्रशंसा ना करूं, पर हमारी आनंदी में ढूंढने पे भी खोट ना मिले को। छोरी हीरा है, एकदम हीरा। मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है माजी साहब, तभी तो डॉक्टर बन गया। ये कोई मामूली बात है? रोज एक दो रिश्ते आते हैं उसके लिए। जहां भी शादी ब्याह में जाता है, छोरियों के माँ बाप उनके छोरियों की जन्म कुंडली लेके और उनका फोटो लेके पीछे पड़े रहते हैं। जी, आपका बेटा है कहाँ? एक बार उससे भी मिलने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा अग्निवंश, बाहर आना बेटा। देखो बेटा, तुमसे मिलने माजी सा अपने बेटे के साथ आई हैं। आओ बेटा आओ। जी नमस्ते। नमस्ते। माजी सा, है ना मेरा बेटा बाका जवान? आपका चेहरा पढ़कर बोल सकता हूं माजी साहब कि आपको मेरा बेटा भा गया है। लाखों में एक है, मैंने पहले कहा था ना। बेटा अग्निवंश, भंवरी भुजाई ने बताया कि तुम्हारा अपना अस्पताल है, तो हमें भी तो दिखाओ। हाँ हाँ दिखा देंगे, भरोसा दिखा देंगे। पहले कुछ अधूरी बात तो पूरी हो जाए। जी, बातें तो हो ही जाएंगी। मैं पहले अस्पताल देखना चाहता हूँ। वो तो बहुत ही दूर है, वापसी में देख लीजिएगा आप लोग। अरे भौरी भौजाई ने तो बताया हो कि घर के बिल्कुल पास में ही है। हाँ वो पास में ही था, अब थोड़ा सा दूर चला गया है। बेटा, तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई किस कॉलेज से की है? जयपुर से, जयपुर के कॉलेज से। जयपुर में कौन से कॉलेज से? अब आप कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे हैं भैरव साहब। आपको भवरी भौजाई ने बताया ना कि मेरा बेटा डॉक्टर है, तो बस हाँ, खत्म बात। देखिए, ऐसे कैसे बात खत्म? आनंदी हमारी बेटी है, उसका रिश्ता जोड़ने से पहले हमें लड़के के बारे में सारी जानकारी तो लेनी होगी ना। हाँ बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम जयपुर में किस कॉलेज में पढ़े। कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा है? अच्छा, तुम्हें ये तो याद होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स थे तुम्हारे? सब बता देंगे भैरव साहब, सब बता देंगे। पहले जरूरी बात तो निपटा ले।
क्या लेन देन होगा, कितना लड़के को दान दहेज मिलेगा। आपको अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चाहिए ना, मेरे बेटे से अच्छा वर आपको मिल नहीं सकता। इतना बड़ा घर है, जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है, और भला आपको क्या चाहिए। देखिए, ये बड़ा घर, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि लड़का कितना लायक है, आत्मनिर्भर है या नहीं है। हमारी आनंदी पढ़ी लिखी है और हम उसके लिए पढ़ा लिखा लड़का ही ढूंढ रहे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरा बेटा अंगूठा छाप है। आपको बता तो दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर है। आपने ये नहीं बताया कि कौन से कॉलेज से उसने डॉक्टरी की है, आपने अस्पताल भी नहीं दिखाया है। चलिए, कम से कम उसका डॉक्टरी का सर्टिफिकेट ही दिखा दीजिए। और नहीं दिखाया तो फिर ये रिश्ता नहीं। क्योंकि आपकी बातों से, आपके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ टालने की, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपका लड़का डॉक्टर तो क्या, ग्रेजुएट भी नजर नहीं आ रहा है। और फिर ऊपर से आपने लेन देन की, दहेज की बात की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बेटा सही मायने में भी हमारी आनंदी के लायक होता ना, तब भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में कभी नहीं करता। हम अपनी बेटी के लिए एक लायक रिश्ता ढूंढने आए हैं, ना कि दहेज देकर कोई लड़का खरीदने के लिए। ऐसे लोभी और लालची लोगों के घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। चलिए मां, फोटो ले ले। भैरूसा, अरे इतनी ऊंची नाक किस लिए भैरूसा? हाँ समझो, जो आपकी छोड़ी हुई बहू को एक अनब्याह कुंवारा छोरा मिल रहा है, ये क्या कम बात है? भटकते रहना जिंदगी भर छोरे के लिए, कोई ना मिलने वाला। जिस लड़की पे इतना घमंड कर रहे हो ना, उसे तो आपके बेटे ने ठुकरा दिया है। हम तो फिर भी उसे अपनाने को तैयार है। पुरानी चीज लेने जाते हैं ना, तो नई चीज के मुकाबले सस्ती मिलती है। ये तो लड़की का मामला है, और ये उसका कोई पहला ब्याह नहीं है। चांद से सर उठा के आ गई हमारे घर पे। अब किसी और के घर मत जाना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। रहने दे भैरव, ऐसी छोटी सोच वालों के क्या मुंह लगना। शुक्र मना हमारी आनंदी ऐसे घर में आने से बच गई। चल। बिल्ली के बगीचे में ही खेल रहा था, अचानक झूले से गिर पड़ा। अस्पताल तक आते आते कितना खून बह गया। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। वैसे देखकर लगता नहीं कोई अंदरूनी चोट है, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए एक्सरे करा लेते हैं और फिर दूसरे टेस्ट भी करा लेंगे। डॉक्टर, जरा अपने भाई को देख जरा जल्दी। टपोरी लोगों के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया है। और ये देख, हाथ में कितना खून बह रहा है। जरा देख जल्दी फटाफट। एक मिनट, आप सब अंदर कैसे आ गए? बाहर लाइन लगी है ना? अपना टाइम आने पर आइए। अभी मैं इस वक्त इस बच्चे को अटेंड कर रहा हूँ। ए शाने, मशवल में टाइम खोटी मत कर, समझा ना? पहले भाई को देखने का, पट्टी वट्टी करने का, उसके बाद सबका होगा, समझा? देखिए, मैंने कहा ना आपसे, इस बच्चे का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी आपका केस उतना सीरियस है नहीं, और मैं हूं ना, मैं अटेंड करूंगा इन्हें। लेकिन पहले जो इतने लोग लाइन में बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, उन्हें अटेंड करूंगा, उसके बाद ही आपका केस लूंगा, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आप लोग बाहर वेट कीजिए, बुलाता हूं मैं आपको। डॉक्टर, तो अपने का रूल और रेगुलेशन समझाएगा क्या? देखिए, अगर आप कायदे से रूल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इनको अटेंड करने से पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बताया ये मारपीट का केस है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं किया। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि इस बच्चे का बहुत खून बह चुका है, इसे इलाज की सख्त जरूरत है। मैं नर्स से कह देता हूं, वो इन्हें अटेंड कर लेंगी। सिस्टर, इन्हें अटेंड कीजिए, घाव साफ कीजिए और देखिए कहीं स्टेशन लगाने की जरूरत तो नहीं है। जी।
ए डॉक्टर, मेहरबानी कर रहा है तू? हाँ? इस छोकरे को छोड़ और पहले भाई को देख, समझा ना? वरना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी सर, इन्हें बाहर लेके जाइए तुरंत अभी। कोई हाथ नहीं लगाएगा। पीछे। बहुत गर्म दिमाग है तेरा डॉक्टर। हाँ, जाके पहले अपना इलाज आप करा। मुझे मत सिखाइए, ठीक है? बाहर जाइए आप, अभी के अभी, चलिए। तो हमको भेजेगा यहाँ से बाहर? हाँ, हमको भेजेगा? आप पहले इनका इलाज कीजिए डॉक्टर, हम बाद में बच्चे को दिखा लेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग? सिक्योरिटी, गेट देम आउट। आप लोग बाहर जाते हैं, पुलिस को बुलाओ। तो हमें बाहर करेगा? हाँ, हमें बाहर करेगा तू? रुको मेरी बात सुनो, बंद करो भाई साहब। अरे मेरी बात सुनिए ना। अरे ये क्या हो रहा है? किसी और की गलती के लिए आप इस अस्पताल में क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? आइए भाई। देखिए डॉक्टर जगत की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इन्हें रोकिए। रुकिए भाई, मेरी बात सुनिए। देखिए राजू भाई को मैं खुद पर्सनली अटेंड करूंगा, आप एक मिनट नहीं रुकना पड़ेगा। राजू भाई आप समझाइए नहीं। रुक जाओ। अरे कहीं गुस्सा ना आवे गो। क्या कही थी थारे से कि मने भले घर का चोखा सा पढ़ा लिखा होशियार लड़का बताना। तूने क्या किया? ऐसे घटिया लोग के घर भेज दियो हमको। अरे वो छोरा तो डागदर है ही ना। डागदर कुछ ना है, निठल्ला है निठल्ला। और उसके माँ बापू अरे लालची कहीं के अपने निकम्मे छोरे के लिए दहेज को मुंह खोल के बैठे। अरे हमारी आनंदी ना चाहिए उनको चाहिए दान दहेज, समझी? आपकी नाराजगी बराबर है माजी साहब, पर मुझे क्या पता कि ऐसे झूठे लोग निकलेंगे। वो उन्होंने कहा कि छोरा डॉक्टर है, तो मैंने भी मान लिया। कागज पत्तर तो देखने से रही, और फिर घर बड़ा था, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए भेज दिया आपको। पर चिंता ना करें माजी साहब, उसी गांव में से एक और घर से खबर आई है कि उनके लड़के के लिए एक लड़की खोज रहे हैं। अब जे बता, जे छोरो कैसे निकलेगा? हाँ? लड़के को तो देखा नहीं मैंने अब तक माजी साहब, पर सुना है बहुत बड़े लोग हैं, जमीन जायदाद वाले, और गांव में उनकी बड़ी इज्जत है। आप कहो तो खबर कर दो उनको, देख लो उसको भी। हाँ, अब आए जहाँ तक तो देख लेवेंगे उसे भी। खबर कर दे उन्हें, हम आवे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं पता लिखवा दूं आपको? ना एक मिनट रुक जा, भैरों को लिखा दे। हेलो, राणा सा का घर यही है? पधारिए भैरव साह, घनी खम्मा माजी साह। मैं रंजीत राणा, ये मेरी माँ शारदा देवी। भवरी का फोन आया था अभी, उसने बताया कि आप लोग आ रहे हैं। आइए ना, अंदर आइए, पधारिए। शायद भौरी भौजाई ने जल्दबाजी में आपको पूरी बात ना बताई होगी, इसलिए पहले ही बोल दूं, हम अपनी बींदनी आनंदी के लिए रिश्ता ढूंढे हैं। भैरव फोटो दिखा आनंदी की। जे रही हमारी बींदनी आनंदी, बहुत सुंदर है। आपकी बहू पढ़ी लिखी तो है ना? जी हाँ, पूरे जैतसर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आनंदी है। अंग्रेजी जानती है,
कंप्यूटर जानती है और हमारे गांव की सरपंच भी है। बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसी ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। लेकिन घर का सब सारा काम काज तो जानती है ना आपकी लड़की? घर का हर काम कर सके, बहुत ही गुणी, बहुत ही संस्कारी छोरी है सांची में। पूरे घर का सारा काम अकेले ही संभाल सके। अब उसके तलाक के बारे में भी बता दूं आपको, जो हुओ आज होना हुओ, पर उस छोरी का रत्ती भर दोष ना है समय देवी माँ की सौ मारो अपनों से कोई खोटो निकलो। तो अब आपकी आवाज में छिपा दर्द बता रहा है कि जो हुआ उसे याद कर बहुत तकलीफ होती होगी आप लोगों को, पर हमें कुछ नहीं जानना है। बहुत खुले विचारों वाला परिवार है हमारा। हम समझते हैं कि आज की दुनिया में ये सब होता है, जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा तलाक के पीछे, वरना कोई यूं ही अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करेगा? हम मानते हैं कि सभी को जीने का अधिकार है। लड़कियों को भी जीवन में दोबारा अवसर मिलना ही चाहिए। आपकी बहू को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, बिल्कुल वो वैसे ही रहेगी जैसे वो आपके घर में रहती आई है। 250 बीघा जमीन है हमारी, खाता पिता घर है, दूर दूर तक रिश्तेदारी है हमारी, और सभी के साथ अच्छे संबंध है। पूरे गांव में बहुत मान सम्मान है हमारा, आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। बस ऐसो ही बड़ा घर चाहिए था हमें अपनी आनंदी के लिए। तो अब आप अपने बेटे से मिलवा दो हमें। मेरा बेटा? लेकिन वो तो इस समय स्कूल में है माजी साहब। आपका बेटा स्कूल जाता है? हाँ, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? 9th क्लास में पढ़ता है वो, अगले साल 10वीं का एग्जाम देगा। देखो राणा साहब, मजाक कहीं करो आप। हम अपनी बींदड़ी के लिए आपके छोरे को देखने आए हैं और आप स्कूल जाने वाले किसी बच्चे की बात करो। लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि हम अपने बेटे के लिए रिश्ता खोज रहे हैं? माजी साहब, शादी मुझे करनी है। भली हो गए। अरे लाज शर्म कुछ ना है क्या आपको? बाल सफेद होने को आए और इतनी छोटी उम्र की छोरी के साथ दूजा ब्याह करने के सपने देखो हो आप? इसमें गलत क्या है? मेरी पहली पत्नी का देहांत कुछ समय पहले हुआ है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। बेटे के बारे में अभी बताया है मैंने आपको। इसके अलावा एक बेटी है 18 साल की, ब्याह हो चुका है उसका, खुश है अपने ससुराल में। अब तो सारी बातें साफ हो गई ना माजी साहब, तो रिश्ते की भी बात कर लेते हैं। वैसे आपकी बहू की भी तो ये दूसरी शादी है, और हमारे बेटे की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 46 साल का तो है। मुँह में धकेल दूंगी अपनी आनंदी को, पर ऐसा ब्याह ना कराऊंगी मैं उसका। चलिए मासी। चल। डॉक्टर जगत, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। यू नो वॉट, आप इस लायक ही नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल में काम कर सके। न सिर्फ यहाँ, बल्कि आप किसी के भी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स के साथ बात करने का ना तो कोई सलीका है और ना ही पेशेंट्स। What is this? माय रेजिग्नेशन लेटर। अरे आप मुझे इस नौकरी से क्या बाहर निकालेंगे डॉक्टर रानावत? मैं तो खुद यहाँ इस घटिया हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहता। चाहे इतना अनएथिकल वर्क होता है, गरीबों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटा जाता है, गुंडों से डरकर उन्हें सर पर बैठाया जाता है, उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे जॉब की जरूरत है, लेकिन मैं इतना भी मजबूर नहीं हूँ कि अपने प्रोफेशन के साथ मुझे बेईमानी करनी पड़े। शौक से जाइए डॉक्टर जगत, और ये लेक्चर आप किसे दे रहे हैं? आपकी इन बड़ी बड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। बेटर यू गो नाउ, गेट आउट।
देखने गए थे हवा महल, निकली हवा सिंह की बाड़ी। एक तो डाकदर झूठा मूठा और दूजा पहले ही 2 बच्चों का बाप। मासा ऐसा लगा नहीं था कि आनंदी जैसी गुणी लड़की के लिए लड़का देखने में इतनी तकलीफ होगी। एकदम चोरी के बापू की तरह बात करे जे। ये तो शुरुआत है। हाँ, अपनी चोरी के लिए सही बर ढूंढना आसान न होवे गो। और चिंता ना कर, जब तक मारी आनंदी को सही छोरा न मिल जावे ना, जो डोकल्डी भी प्राण न त्यागने वाली। हाँ, सही छोरा ढूंढ के ही रहूंगी अपनी आनंदी के लिए। हाँ, तो अरे सुमित्रा, इतनी गर्मी थी वहां पे, बाप रे, आग बरसे थी। अरे इतना इंतजार करायो उन्होंने, इतने से कागज पे दस्तखत कराने के लिए। दादी सा, ये आप क्या कर रही हैं? क्या क्यों मैंने? ये मैं इसकी बात कर रही हूँ। दादी सा, आप क्यों अपने हाथों से अपने घुटने की मालिश कर रही हैं? दर्द था तो मुझे बुला लेती, मैं स्कूल से जल्दी आ जाती। वैसे भी आज फूली ही संभाल रही है सब कुछ स्कूल में। घुटना तो पकड़ेगा ही, घुटना तो घुटना। मुझे तो डर है कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। इतनी भागदौड़ करती रहती है यहाँ, ये कोई उम्र है क्या? बापू साहब, दादी साहब का जो ये साइन करने का काम है, ये खत्म हो गया या फिर से जाना पड़ेगा इन्हें? हाँ बेटा, दोबारा जाना पड़ सकता है। बापू साहब, उनसे कहिए ना कि घर में अपने किसी आदमी को भेज दे। दादी साहब के लिए इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है। आप बस आराम कीजिए, अभी कोई काम नहीं। कुछ लाना हो या ले जाना हो तो मुझे कह दीजिए, मैं कर लूंगी भागदौड़, ठीक है? बाकी सारा तो तने ही करना है छोरी। हाँ? पर ये जो अब करूँ ना, ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे कोई करने देना। जी वकील साहब, कहिए। भैरव सिंह जी, कोर्ट में रिसाइटल ऑफ फैक्ट्स यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से सारी बातें प्रेजेंट करने की तारीख 4 दिन बाद की है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि दोनों पक्ष जयपुर कोर्ट में ठीक 4 बजे तक पहुंच जाएं। जी, हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। तो मैंने वकील साहब से कहा था कि ये सारी औपचारिकताएं जो हैं जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो 4 दिन बाद वकील साहब ने तारीख ले ली है कोर्ट में सारी बातें अदालत के सामने रखने की। वहां जगह और आनंदी का रहना बहुत जरूरी है। जगदीश को भी खबर कर दे। जी मासा, मैं बात कर लेता हूँ उससे। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। आप इस लायक ही नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल में काम कर सके। न सिर्फ यहाँ, बल्कि आप किसी के भी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। टोक दो बापू जी, कैसे हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? देख जगह, मैंने अपना हालचाल बताने के लिए या तेरा हालचाल जानने के लिए फोन नहीं किया है। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि 4 दिन बाद तुझे और आनंदी को अदालत में जज साहब के सामने पेश होना है और फिर उसके 6 महीने के बाद तुम दोनों का तलाक हो जाएगा। देर मत करना, 4 बजे वहां पहुंच जाना। और सुन,
घर आने की जरूरत नहीं है, वहां सीधे तुझे कोर्ट में ही मिलेंगे। जगत, तुम हो क्या? कैसे हो? मैं ठीक लग रही हूँ ना? क्या हुआ? और डाउन डाउन से लग रहे हो। थके हुए हो क्या? कहाँ जा रही हो तुम? अरे सुबह तुम्हारे सामने ही तो रिचा का फोन आया था, याद है? मुझे एसएनजी में जॉब मिलने के लिए ट्रीट मांग रही है। अब पता है स्टूपिड ने और भी कुछ लोगों को बोल दिया। अब सबके सब मिलकर मेरे पीछे पड़े कि आज के आज ही ट्रीट लेकर रहेंगे। बस उसी के लिए जा रही थी। मैं जाऊँ ना? गौरी, अभी जाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये बाद में नहीं कर सकती? जगत, मैंने ही 8:30 बजे का टाइम दिया था और पता है मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब तो सब पहुँच भी चुके होंगे। अब कैसे मैं पोस्टपोन करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। जब तुम वापस आ जाओगी तो फिर बात करेंगे। नहीं जगत, तुम वैसे ही बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम प्लीज मेरा वेट मत करना, जल्दी सो जाना, ठीक है? चलो मैं। और हाँ, मैंने खाना तैयार रखा है, चलती हूँ। बाय। आज गौरी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो आनंदी। मुझसे मेरा बच्चा छीनने वाली तुम हो। तुम्हारे जीवन का बस अभी एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके गौरी को मुझसे अलग करना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिद है ये कि तुम मुझे पाना चाहती हो। सब कुछ बदल रहा है मेरे जीवन में। पुरानी हर बात, हर याद से नाता टूट रहा है। अपने अस्तित्व को छोड़ जैसे एक नई पहचान, एक नए जन्म की ओर बढ़ रही हूँ मैं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि कल से यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। आप इस लायक ही नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल में काम कर सके। न सिर्फ यहां, बल्कि आप किसी के भी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। 4 दिन बाद तुझे और आनंदी को अदालत में जज साहब के सामने पेश होना है और फिर उसके 6 महीने के बाद तुम दोनों का तलाक हो जाएगा। आज अपनों की छोड़ो, कोई अजनबी भी नहीं दिख रहा जिससे यूं ही कुछ बात तो कर सकूं।
सब कुछ कितनी जल्दी बदलता चला गया। कुछ वक्त पहले ही बड़ी मासी जी की वजह से अपने परिवार के साथ था मैं, और आनंदी के साथ एक खुशहाल रिश्ते, खुशहाल जिंदगी का झूठा नाटक कर रहा था। और फिर तलाक की एप्लीकेशन पर साइन करना। अब आने वाले 6 महीनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जगदीश सिर्फ किन्हीं पुरानी किताबों में लिखा एक नाम रह जाएगा। जिंदा रहेगा तो सिर्फ जगत और गौरी, और कोई नहीं। कोई परिवार नहीं जो अपना कहलाएगा, जिसके साथ अपनी खुशियां, अपने दुख बांट सकूंगा मैं। कोई नहीं ऐसा जो कहेगा ये मेरा बेटा है, ये जगिया मेरा पोता है, मेरा भतीजा है, ये भाई है मेरा। सब खत्म। करियर भी, जॉब भी, रिश्ते भी, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा। तारे से हाथे जोड़ के विनती करूं, छोरा दस्तखत कर दे। तू तो चढ़ो गया आनंदी को छोड़ के, और वो छोरी अब तक न काट पाई अपने को थारे से। वो तो पुकार हो उतारो आनंदी पे, मारे पे, हम सब पे। और इसके बाद आगे से कभी थारे पास ना आवेंगे, इतना तंग करने जब थारी खुशियां छीनने। जगत उठो, उठो बाबा, लेट हो रहे हो। 8 बज गए, उठो। 8 बज गए? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों उठाया यार, मैं लेट हो जाऊंगा। क्या हुआ जगत? ऐसे मुंह क्यों सुझाकर बैठे हो? नाराज हो मुझसे कि मैं कल रात को लेट आई? जगत आई एम रियली सॉरी। क्या करती मैं? फ्रेंड छोड़ ही नहीं रहते। जगत आई एम सॉरी 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 सॉरी। अब चलो ना, नहीं तो लेट हो जाए। गौरी वो मैंने जॉब छोड़ दी। क्या? जॉब छोड़ दी? क्यों? वो जगह ठीक नहीं थी।
भाई जब रिपोर्ट कलेक्ट करने आए तो बर्फी लेकर आना। मलाई वाली पीढ़ी मतलब लड़का होने वाला है और बर्फी मतलब लड़की। मतलब तुम इन्हें आने वाले बच्चे के सेक्स के बारे में बताते हो? लेकिन ये तो गैर कानूनी, इलीगल है ये तो यार। फिर इसमें गैर कानूनी क्या है? ये हमसे पूछते हैं, हम इन्हें बताते हैं, वो भी बिना किसी दबाव के। हम इनका ख्याल रखते हैं और ये हमारा। पिछले दिनों बुखार आया था आपको? बुखार? नहीं तो फिर ये टेस्ट क्यों करवाया आपने? वो डॉक्टर रमन ने कहा था इसलिए। अगर हम पेशेंट्स को टेस्ट के लिए रेफर नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से होगी? हम पेशेंट्स को उसी लैब में रेफर करते हैं जहाँ हॉस्पिटल वालों की सेटिंग होती है, हमें कमीशन मिलता है भाई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शौक से नौकरी छोड़कर जा सकते हैं आप। जरा अपने भाई को देख जरा जल्दी। टपोरी लोगों के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया है। और ये देख हाथ में कितना खून बह रहा है। जरा देख जल्दी फटाफट। एक मिनट। आप सब अंदर कैसे आ गए? कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। Because you are fired from the job. जगत, तुम्हें उन गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। क्यों बेकार में बेकार में? क्या बात कर रही हो गौरी तुम? कुछ गलत को रोकने की कोशिश की है मैंने और तुम उसमें मेरी ही गलती निकाल रही हो। नहीं जगत, मेरा वो मतलब नहीं था कि जगत हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते कि कैसे गुंडों के सामने बहादुरी दिखाने के चक्कर में जगत ऐसे लोगों के लिए किसी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन मेरे लिए तो है ना तुम्हारी। जगत, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? थैंक गॉड तुम ठीक हो। क्या ठीक है गौरी? क्या ठीक है मेरे साथ? सब बुरा ही बुरा तो हो रहा है। हाथ से जॉब चला गया, फिर गुंडों के साथ ही हादसा, और फिर बापूसा ने मुझे जयपुर आने के लिए कहा है डिवोर्स केस के लिए। मुसीबतें इंसान के आत्मविश्वास को हिला देती हैं। वह निराशा से घिर जाता है। ऐसे में चेतना कुंठित हो जाती